सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 17/9/2022 का हल प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन सेकंड तृतीय प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: बुनियादी ढांचे में पीपीपी की आवश्यकता और महत्व। सड़कों, पानी और स्वच्छता नेटवर्क और परिवहन प्रणालियों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश शामिल हैं, जो राजकोष पर दबाव डालते हैं। ये दबाव भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से बहुत अधिक होता है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकास और शहरीकरण के दौर से गुजर रही हैं और उन्हें विस्तारित बुनियादी ढांचे की बहुत अधिक आवश्यकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी का उपयोग दुनिया भर में सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा है। ये राजकोष पर कम बोझ डाले नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचा सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है। भारतीय रेल ने निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों के भीतर और आसपास अलग अलग भूमि और हवाई क्षेत्र की अचल संपत्ति क्षमता का लाभ उठाकर स्टेशन पुनर्विकास की योजना बनाई है। इन पुनर्विकास केंद्रों को इस नीति के तहत 90 रेलवे स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भारतीय रेलवे की नोडल एजेंसी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के माध्यम से स्टेशन पुनर्विकास किया जा रहा है। इन पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को रेलोपोलिस नाम दिया गया है। हबीबगंज भोपाल, गांधीनगर नई दिल्ली, CSM टर्मिनस मुंबई, सूरत MMTS उधना, ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर, साबरमती रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पीपीपी मोड के तहत किया जा रहा है। प्रश्न 2, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: बाजार अर्थव्यवस्था के तहत समावेशी विकास। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन बाजार सहभागियों की बदलती मांगों और क्षमताओं के आधार पर निर्धारित होता है। समावेशी विकास बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर सुनिश्चित करता है। समावेशी विकास ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि के लाभ नीचे की ओर फैले और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। चूँकि बाजार अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था की ताकतें समावेशी विकास सुनिश्चित करती हैं? बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, जबकि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। इस प्रकार दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। उस स्थिति में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा को 12वीं योजना के दौरान प्रमुखता मिली। भारत सरकार और RBI ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के पास उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच है, जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेन देन, भुगतान, बचत, क्रेडिट और बीमा एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से वितरित किए जाते हैं। PM जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में
सबसे बड़ी पहलों में से एक है। प्रश्न 3, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस। पीडीएस को खाद्यान्नों के रिसाव और डायवर्जन, समावेश, बहिष्करण, त्रुटियों, नकली और फर्जी राशन कार्ड, पारदर्शिता की कमी, कमजोर शिकायत निवारण और सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र, उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार्यता आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामने आज मुख्य चुनौती वास्तविक लाभार्थियों तक बिना रिसाव और जमीनी स्तर तक मार्ग में परिवर्तन के बिना खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण अभियान की जरूरत है। लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण और संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण मुख्य कदम है, जिस पर पीडीएस को सफल बनाया जा सकता है। राशन कार्डों का निरंतर आधार पर संशोधन और डिजिटलीकरण, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला की जियो टैगिंग, उचित मूल्य की दुकानों का सोशल ऑडिट, समावेशन या बहिष्करण त्रुटियों को ठीक करना, शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के वितरण का आवधिक मूल्यांकन। प्रश्न 4, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक मजबूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शीघ्र नाशवान कृषि जिंसों की बर्बादी में कमी लाने, खाद्य उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, कृषि के विविधीकरण और व्यवसायीकरण, रोजगार सृजन, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए अधिशेष सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों सहित सभी ने परिभाषित भूमिकाएं निभाई हैं और सरकार ने उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया है। ये क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और जनता को पौष्टिक भोजन प्रदान करने में भी सक्षम है। 2019-20 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि क्षेत्र में लगभग 4.19%, 2011-12 की कीमतों पर की वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में लगभग 11.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जीडीपी, रोजगार और निवेश में योगदान के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभरा है। 2019-20 में 2011-12 की कीमतों पर इस क्षेत्र का विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में जीबीए में हिस्सा क्रमशः 9.87% और 11.38% रहा है। पृष्ठ संख्या 113। प्रश्न 5, देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके माध्यम हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर, आयु संभावित में वृद्धि और उससे जुड़ी चुनौतियां। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1970 में 47.7 वर्ष से बढ़कर 2020 में 69.6 वर्ष हो गई है। ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से संभव हुआ है।
1970 और 2016 के बीच भारतीय महिलाओं में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 24 वर्ष की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में पुरुषों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 20 वर्ष की वृद्धि हुई। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा 15 वर्ष तथा महिलाओं के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 17 वर्ष है। इसने नीति निर्माताओं के सामने निम्नलिखित चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। जनसंख्या की वयोवृद्धि अर्थात एजिंग ऑफ पॉपुलेशन आसन्न है। निर्भरता अनुपात के बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के लिए उच्च बजटीय प्रावधान करने होंगे। वृद्धावस्था पेंशन और चिकित्सा देखभाल के लिए उच्च बजटीय परिव्यय। इन चुनौतियों का सामना निम्नलिखित कार्यनीति बनाकर और लागू करके किया जा सकता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में अधिक निवेश करना और रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में मान्यता देना। 60 प्लस आयु लोगों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम तैयार करना। शहरों के साथ साथ गांवों में वृद्धाश्रमों का निर्माण एवं संचालन। सेवा वितरण की प्रक्रिया में सुधार के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए। साक्ष्य, उत्कृष्टता और समानता पर ध्यान केंद्रित करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। प्रश्न 6। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। ये सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: सेलुलोज को एंजाइम सेलुलोज सिंथेज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जो एक कोशिका कला की प्रोटीन है जो सबस्ट्रेट यूडीपी ग्लूकोज से सेलुलोज उत्पाद में ग्लूकोज के प्रत्यक्ष बहुलकीकरण को उत्प्रेरित करता है। सेलुलोज सेलुलोसिस द्वारा विघटित होता है, जो सेलुलोज को हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया के माध्यम से सेलोडेक्स्ट्रिन या ग्लूकोज इकाइयों के अन्य रूप जैसे छोटे पॉलीसेकेराइड में तोड़ने की प्रक्रिया है। सेलुलोसिस अन्य पॉलीसेकेराइड के टूटने की तुलना में अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि सेलुलोज अणु ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं। 350 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर सेलुलोज थर्मोलिसिस से गुजरता है। ठोस, चार, वाष्प, एरोसोल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है। वाष्प की अधिकतम उपज, जो जैव तेल तरल में संघनित होती है, 500 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त की जाती है। अर्धक्रिस्टलीय सेलुलोज पॉलीमर कुछ सेकंड में पाइरोलिसिस तापमाप 350 से 600 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये परिवर्तन एक ठोस से तरल से वाष्प संक्रमण के माध्यम से होने के लिए दिखाया गया है। मध्यवर्ती तरल सेलुलोज या पिघला हुआ सेलुलोज केवल 1 सेकंड के एक अंश के लिए मौजूद है। पिघला हुआ सेलुलोज का निरंतर अपघटन प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से फ्यूरॉन, पाइरान, प्रकाश, ऑक्सीजन और गैसों सहित अस्थिर यौगिकों का उत्पादन करता है। प्रश्न 7। इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण स्मोक तथा फॉग, जिन्हें हिंदी में कोहरा कहते हैं, के मिलन से होता है। ये कृत्रिम बादल जैसा वातावरण प्रस्तुत कर देते हैं, जिसके चलते दूर की छोड़ें कई बार कदमों में पड़ी वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है।
स्मॉग का मुख्य कारण धूल, जलवाष्प तथा कई विषैली गैसों का मिश्रण होता है। उस तरह के वातावरण में इंसानों को श्वास लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विष भरे इस प्रदूषण के वातावरण में जलवाष्प तथा धूल के कणों के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों का असंगामी मिश्रण के रूप ले लेते हैं तथा प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण करते हैं। लाखों की संख्या में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, शहरों के कूड़े कचरे को जलाने से निकलने वाला हानिकारक धुआं, कारखाने तथा कोयला आधारित बिजली उत्पादन स्टेशन, डीजल और पेट्रोल वाहन, सॉल्वेंट्स, क्लीनर और तेल, पेंट, कीटनाशकों और प्रदूषक हवाएं फोटो रासायनिक स्मोक का कारण बनती हैं। एक ऋतु की फसल लेने के बाद किसान अपने खेतों के घास फूस को जलाकर आगामी फसल के लिए खेत तैयार करते हैं, जिससे बड़े स्तर पर प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा भी दिवाली जैसे पर्व के अवसर पर पटाखे तथा आतिशबाजी इस माहौल को बद से बदतर बना देती है। स्मोग न केवल इंसानों, जानवरों एवं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, बल्कि ये भूमि प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है, पूरे शहर को घेर लेता है, जो बेहद हानिकारक है। इससे न केवल विजिबिलिटी कम होती है, बल्कि चर्म, दमा रोगों का कारण भी बनती है। समूचा शहर मानो रेंग कर चल रहा हो। गाड़ियां देर से चलने के कारण हमारे समूचे सिस्टम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999। इस प्रोटोकॉल का आधिकारिक नाम है UNECE अर्थात प्रोटोकॉल टू अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य उन प्रदूषकों से निपटना या जो अम्लीकरण और भूतल के समीप के ओजोन के आधारभूत कारण हैं। प्रश्न 8। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: बादल फटने की एक बहुत ही विशिष्ट परिभाषा होती है यदि लगभग 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 10 सेंटीमीटर या प्रति घंटे से अधिक की वर्षा दर्ज की जाती है तो इसे बादल फटने की घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस परिभाषा के अनुसार आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर वर्षा को भी बादल फटने की श्रेणी में रखा जाएगा। ये भारतीय परिस्थितियों के लिए एक विसंगति ही है। बादल फटना मैदानी इलाकों, रेगिस्तानों और पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में उनके होने की संभावना अधिक होती है। बादल फटना तब होता है जब हवा का बहुत गर्म प्रवाह ऊपर की ओर तेज गति से जाने के कारण संतृप्त बादल बनाते हैं, लेकिन जो बारिश पैदा करने में असमर्थ होते हैं। वर्षा की बूंदें नीचे गिरने के बजाय वायुधारा द्वारा ऊपर की ओर ले जाती हैं। ऊपर जाने के क्रम में जैसे जैसे बादल कम तापमान वाले क्षेत्र में ऊपर उठते हैं, नई बूंदें बनती हैं और मौजूदा बारिश की बूंदों का आकार बढ़ जाता है। एक बिंदु के बाद बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल में वे बूंदें टिकी नहीं रह पाती हैं और वे एक साथ अचानक गिरना शुरू कर देती हैं। सामान्य परिस्थितियों में अवरोध जैसे किसी पर्वत की उपस्थिति बादल फटने की घटनाओं को बढ़ा देती हैं, उन्हें और तेज कर देती है। पृष्ठ संख्या 114। हाल ही में हिमालय में बादल फटने की अधिकांश घटनाएं इसी कारण से हुई हैं। यहाँ बादल फटना तब हुआ जब गर्म, नम और जलवाष्प से लदी हवाएं हिमालय की ठंडी हवाओं के साथ मिल गईं, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक संघनन हुआ। पहाड़ी इलाके गर्म हवा की धाराओं को लंबवत ऊपर की ओर बढ़ने में
सहायता करते हैं और ये दो तरह से होता है। पानी से भरी हवाओं को गीली तराई क्षेत्र से अधिक नमी अवशोषित करने की अनुमति देकर और फिर पानी से भरी हवाओं को हिमालय की ढलान के साथ उठने की अनुमति देकर। अत्यधिक वर्षा का ऐसा तंत्र हिमालयी क्षेत्र के लिए असामान्य नहीं है, नहीं इस प्रकार की बाढ़ असामान्य है, क्योंकि इस तरह की घटना हिमालय में हमेशा एक या दूसरे क्षेत्र में होती ही रहती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि बादल फटना तभी होगा जब बादल पहाड़ जैसे ठोस पिंड से टकराएंगे। ऐसा ही एक बादल हिमालय क्षेत्र में तब फटा जब 2013 में हिमालय की ढलान के साथ मानसूनी हवाएं ऊपर उठ रही थीं। जब मानसून की धाराएं दक्षिण में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं तो वो हिमालय के दक्षिणी ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं और जेट धारा द्वारा लाए गए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ आए थे। मानसून हवाएं और निम्न दबाव प्रणाली पहले ही बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ चुकी थी और पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के ऊपर अपने आप को स्थापित कर गोल घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। जब मानसून हवाओं ने जेट धारा द्वारा लाए हुए पछुआ हवाओं का सामना किया तो ये नम हवाएं गोल गोल तेज गति से ऊपर उठने लगीं, जैसे जेट धारा ने उसे चूस लिया हो। पछुआ हवाएं वस्तुतः मानसून प्रणाली से जुड़ी हुई थीं। दोनों प्रणालियों ने एक दूसरे को नमी प्रदान करने के कारण गहन अंतःक्रिया को जन्म दिया। मानसून के साथ साथ पश्चिमी हवाओं के असामान्य संयोजन के कारण नमी से लदी हवा का तीव्र उत्थान हुआ, जो ऊपर उठती जेट धाराओं द्वारा चूसा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही प्रलयकारी बारिश हुई, जिससे बादल फट गए और यही जिससे जून 2013 में अत्यधिक अपवाह और भूस्खलन बाढ़ का कारण बना। भारत के मरुस्थलीय भागों में बादल फटने की घटना नम हवा के स्थानीयकृत ताप द्वारा सहायता प्राप्त संवहन में वृद्धि या उनके उत्थान के कारण होता है और यही कारण है कि रेगिस्तान में भी बादल फट सकते हैं। 2006 की बाड़मेर एक ऐसा ही मामला था जो असामान्य रूप से भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुआ था। 2020 की बांसवाड़ा बाढ़ एक और उदाहरण जोड़ती है और इन सबसे ऊपर 2010 में आई लेह की बाढ़ है। इसका अर्थ है कि मरुस्थलीय भागों के ऊपर नम हवाएं थीं और तपती भूमि ने इन्हें गर्म कर तेजी से उठा दिया तो वृष्टि प्रस्फोट का कारण बना। वर्ष 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन ने केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने के पीछे के मौसम संबंधी कारकों की जांच की, जहां बादल फटने से वर्ष 2013 की विनाशकारी बाढ़ आई। प्रश्न 9, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: संगठित अपराध। संगठित अपराधों को आमतौर पर निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: संगठित गिरोह अपराध, बैंक डकैती, अपहरण, हत्या, ऑटोमोबाइल और आभूषणों की चोरी, रैकेटियरिंग, वेश्यावृत्ति, जुआ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे वैध या नाजायज व्यवसाय से धन की उगाही करना, सिंडिकेट अपराध, अवैध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, तस्करी, शराब का अवैध आसवन एवं बिक्री, जुआ, वेश्यावृत्ति और विदेशी मुद्रा उल्लंघन। तस्करी ये भारत जैसे विकसित देशों में अत्यधिक प्रचलित आपराधिक गतिविधि है, जहां आधिकारिक स्थिति स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने और अधिकतम विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए है। संगठित अपराध आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही और
राजनेताओं के बीच गठजोड़ का परिणाम है जो देश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकवादियों को सीमा पार से फंडिंग और हथियार व गोला बारूद मिलती है। देश भर में उनके स्लीपिंग मॉड्यूल को जैश ए मोहम्मद, तहरीक उल फुरकान, अल कायदा, हरकत उल मुजाहिदीन आदि से वित्तीय और सैन्य सहायता मिल रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी और अन्य सामान, मानव व्यापार, संगठित अपराध, सिंडिकेट और आतंकवादी समूहों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसे अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत अपराधों, संगठित अपराधों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था, माफिया की गतिविधियों से निपटने में असमर्थ है। आर्थिक अपराधों के संबंध में कानून के प्रावधान कमजोर हैं। माफिया गतिविधियों के माध्यम से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने में दुर्गम कानूनी कठिनाइयां हैं। प्रश्न 10। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां। भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। भारत को पाकिस्तान से अपने पश्चिमी तट पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि चीन बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास अक्सर अपनी ताकत दिखाता है। भारत की समुद्री सुरक्षा के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। भारत के समुद्री सीमा प्रबंधन के लिए खंडित दृष्टिकोण। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भारतीय तटरक्षक बल का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है। बेस लाइन के अलावा सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, अपतटीय सुरक्षा और तटरेखा की शर्तों को नौसेना अधिनियम 1957 या तटरक्षक अधिनियम 1978 जैसे किसी भी वैधानिक दस्तावेज में परिभाषित नहीं किया गया है। समुद्री या तटीय सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को मापने के लिए साधनों की कमी। सब 20 मीटर वेसल की सकारात्मक पहचान और ट्रैकिंग। अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां, जिनमें समुद्र में दुष्ट तत्व और अपराधी शामिल हैं। समुद्री डकैती, फिरौती के लिए बंधक बनाना, सशस्त्र डकैती, नशीली दवाओं का कारोबार और मानव तस्करी से लेकर महासागरों के पर्यावरण प्रदूषण तक, साथ ही अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ना। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में समुद्री विषयक जागरूकता में तटस्थ नौवहन की उपस्थिति के साथ एक निश्चित और अप्रत्याशित समुद्री क्षेत्र से संभावित शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों की उपस्थिति का प्रभावी ढंग से पता लगाने, ट्रैक करने और पहचान करने की क्षमता शामिल है। एमडीए के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल है: समुद्री टोही और एईडब्ल्यू विमान और लंबी दूरी के यूएवी द्वारा विधिवत समर्थित उपग्रह आधारित निगरानी तंत्र। पृष्ठ संख्या 115। दुश्मन को पहचानने के लिए संयुक्त सेवा पहचान प्रणाली। भारतीय समुद्री क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण सहूलियत बिंदुओं पर उपसतह निगरानी प्रणाली। आवश्यक अंतर्निर्मित गोपनीयता के साथ मजबूत उच्च गति वाली लार्ज बैंडविड्थ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रभावी साइबर स्पेस निगरानी क्षमता। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में मिशन आधारित तैनाती पर भारतीय नौसेना के जहाज़ों और विमानों को नियमित रूप से तैनात किया जाता है। भारत
भारतीय समुद्री क्षेत्र में समुद्री विषयक जागरूकता पैदा करने के लिए मित्र देशों के साथ समुद्री सूचना का द्विपक्षीय रूप से आदान प्रदान भी करता है। प्रश्न 11। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: श्रमिक उत्पादकता जनित स्थायी दीर्घकालिक आर्थिक विकास। ये तथ्य स्वप्रमाणित है कि स्थायी दीर्घकालिक आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि से आता है। श्रम उत्पादकता वो उत्पादन है जो प्रत्येक नियोजित कामगार अपने समय की प्रति इकाई से उत्पादित करता है। भौतिक पूंजी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता से श्रम उत्पादकता में सुधार होता है। औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप उच्च श्रम उत्पादकता और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की उच्च वृद्धि हासिल हुई है। श्रम उत्पादकता में कई गुना वृद्धि के कारण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 7+ % की वृद्धि दर देखी गई। उत्पादकता में वृद्धि फर्मों को समान स्तर के इनपुट के लिए अधिक उत्पादन करने, उच्च राजस्व अर्जित करने और अंततः उच्च सकल घरेलू उत्पाद उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करती है। श्रम उत्पादकता वृद्धि आमतौर पर उच्च मजदूरी और बेहतर काम करने की स्थिति से जुड़ी होती है। लंबी अवधि में बढ़ी हुई उत्पादकता आर्थिक विकास की कुंजी है। बेहतर और अधिक रोजगार सृजित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से वे जो काम करने वाले कामगारों की गरीबी की उच्च सांद्रता को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसी नौकरियों के सृजन के लिए आवश्यक तत्वों में श्रम प्रधान उद्योगों, विशेष रूप से कृषि में निवेश करना, रोजगार की संरचना में उच्च उत्पादकता वाले व्यवसायों और क्षेत्रों में बदलाव को प्रोत्साहित करना और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नौकरी की गुणवत्ता का उन्नयन करना शामिल है। इसके अलावा गरीब लोगों को आवश्यक कौशल और संपत्ति प्रदान करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो उन्हें रोजगार क्षमता में किसी भी विस्तार का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाए। हालांकि ऐसी रणनीतियां अक्सर रोजगार की मात्रा को संबोधित करती हैं, जबकि गुणात्मक आयाम जैसे कि इक्विटी, सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्रता अक्सर अनुपस्थित या न्यूनतम होते हैं। सामान्य तौर पर गरीबी हटाने की रणनीतियों सहित राष्ट्रीय गरीबी कम करने की रणनीतियां रोजगार कार्यक्रमों, सामाजिक सुरक्षा या काम पर अधिकारों पर टिप्पणी नहीं करती हैं, न ही वे गरीबी उन्मूलन पर नीतियों के प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 12। क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संभाव्यता। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त 2022 को भारत में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 4,05,773 मेगावाट थी। इसमें से 1,16,078 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास बिजली, लघुपन बिजली और अपशिष्ट से ऊर्जा एवं 46,850 मेगावाट हाइड्रो पावर से था। इस प्रकार 1,62,000
928 मेगावाट स्थापित क्षमता अक्षय स्रोतों से है, जो कुल स्थापित क्षमता का 40.15% है। भारत ने नवंबर 2021 में 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में COP21 में इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। भारत के नवीकरणीय स्रोतों का विकास पथ उल्लेखनीय है। अब ये निश्चित प्रतीत होता है कि बिजली उत्पादन में वर्ष 2030 तक अक्षय स्रोतों का हिस्सा 50% से अधिक हो जाएगा। एक स्वैप स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को निधि देने के लिए सब्सिडी सुधार से कुछ बचत को पुनः आवंटित करना, दीर्घकालिक स्थायी उत्सर्जन में कमी, अर्थव्यवस्था, नौकरियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लैंगिक समानता में योगदान को बढ़ा सकता है। वैश्विक स्तर पर ऐसे प्रयास पहले से ही हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में गिरावट आई है, जबकि नवीकरणीय निवेश अब जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन में निवेश से अधिक है, लेकिन परिवर्तन की गति में काफी तेजी लाने की जरूरत है। 2022 में कुल ऊर्जा मांग वृद्धि का लगभग 70% अभी भी जीवाश्म ईंधन के माध्यम से पूरा किया गया था। आगे बढ़ते हुए सरकारों के लिए बड़े पैमाने पर ऑन ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करके और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निजी वित्त को जुटाने वाले तंत्र को लागू करके उच्च प्रभाव वाले स्वैप पर ध्यान केंद्रित करने के अवसर हैं। सब्सिडी सुधारों के बाद सरकारें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए राजकोषीय संसाधन उत्पन्न करना जारी रखने के लिए जीवाश्म ईंधन पर कर बढ़ा सकती है। प्रश्न 13। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: कृषि उत्पादों के विपणन में ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं। ऊर्ध्वमुखी विपणन अर्थात अपस्ट्रीम मार्केटिंग 2 सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हुए नवाचार पर केंद्रित है। 1. बाजार कहाँ बढ़ रहा है? 2. ग्राहक आगे क्या चाहेंगे? ये भी ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी नए चलन में नए विपणन और बिक्री के अवसर पैदा करने की क्षमता होती है। अधोमुखी विपणन अर्थात डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग गतिविधियां आमतौर पर अल्पकालिक बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती हैं और किसी भी मौजूदा बिक्री कार्यों का सीधे समर्थन करती हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शब्द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक ही मार्केटिंग स्ट्रीम के विभिन्न हिस्सों को संदर्भित करते हैं। इसलिए अपस्ट्रीम गतिविधियों को डाउनस्ट्रीम संचालन में निर्बाध रूप से प्रवाहित होना चाहिए। जहां तक कृषि विपणन का संबंध है, अपस्ट्रीम प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। कृषि उत्पादों का खेत से मंडी तक लाने के लिए परिवहन की सुविधा, भंडारण सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ गोदाम भी, अच्छी गुणवत्ता वाली शॉर्टिंग यानी छंटने, फटकने और साफ करने, ग्रेडिंग और परीक्षण सुविधाएं। पृष्ठ संख्या 116। इसी तरह डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। अपस्ट्रीम चरण के दौरान एकत्रित सामग्री का बिक्री के लिए तैयार उत्पाद के रूप में से प्रसंस्करण, व्यवसायों, सरकारों या व्यक्तियों जैसे ग्राहकों को उत्पाद की वास्तविक बिक्री, व्यापार सुगमकर्ताओं का सुव्यवस्थित नेटवर्क, सुविकसित आधुनिक सूचना प्रणाली। कृषि विपणन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं। बड़ी संख्या में विक्रेता, खासतौर पर सीमांत और छोटे किसान, जिन्हें
कीमतों में उतार चढ़ाव की कम या अपर्याप्त जानकारी है। खराब परिवहन सुविधाएं, खराब भंडारण सुविधाएं, विशेष रूप से शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए बाध्यतापूर्ण बिक्री, व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और एपीएमसी के पदाधिकारियों के बीच उच्च स्तर की साठगांठ एवं कुत्सित गठजोड़, किसान की सहमति लिए बिना गुप्त सौदे, अवैध कटौतियां, कोल्ड स्टोरेज या गोदाम की रसीद प्रस्तुत करने पर किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध नहीं होना। प्रश्न संख्या 14, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये कैसे लाभदायक हो सकती है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर, समेकित कृषि प्रणाली अर्थात इंटीग्रेटेड फार्मिंग। समेकित कृषि प्रणाली खेती की आधुनिक तकनीक है जिसमें किसान अपने मुख्य फसल के साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम, सब्जी, फल, मशरूम की खेती को एक साथ एक ही जमीन पर करते हैं। इसमें एक घटक दूसरे घटक के उपयोग में लाया जाता है जिससे किसान एक फसल पर निर्भरता कम करते हुए अथवा उसके घाटे की संभावनाओं को भी कम कर सकते हैं। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। समेकित कृषि में खेती के सभी घटकों को शामिल किया जाता है जिससे किसानों को साल भर आमदनी होती रहती है। जब एक दूसरे के पूरक एवं पारस्परिक लाभों के संयोग को अपनाकर कई तरीके की कृषि उपायों का उत्पादन किया जाता है तो इसे समेकित कृषि प्रणाली का नाम दिया जाता है। 2. मछली के तालाबों के साथ सुअर पालन और कुक्कुट पालन का संयोग मछली उत्पादन हेतु एक उल्लेखनीय पूरक संसाधन निर्मित करता है जो मछली के आहार तथा तालाब को उर्वर बनाने की 50% से अधिक लागत को कम करता है। 3. एक स्थानीय और प्रणाली जनित व्यर्थों के संयोग पर टिकी रह सकती है जिसमें कुक्कुट, बीट, पशु गोबर व सुअरों के बचे हुए आहार तथा पोषक समृद्ध मछली तालाब जल लागत मूल्यों में कमी लाते हुए वापस सीधे खेत में पहुंचा दिया जाता है। 4. मछली पालन, कृषि, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, खरगोश पालन, बकरी पालन, सिंचाई साधन इत्यादि उपयुक्त कृषि उपांगों के संयोग को एक दूसरे के साथ समेकित किया जा सकता है जो कि उनकी स्थानीय उपलब्धता, संभावना और लोगों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। समेकित कृषि तंत्र के लाभ: 1. खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं जनसंख्या का भरण पोषण। 2. कार्बनिक अपशिष्ट रूपांतरण के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। 3. समेकित कृषि व्यवस्था से मिट्टी क्षरण को भी रोका जा सकता है क्योंकि ये व्यवस्था कृषि वानिकी को बढ़ावा देती है। उपर्युक्त समेकित गैर रोजगार के साधनों से ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। प्रश्न संख्या 15, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: क्या है नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप? जेम्स वेब अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर टेलीस्कोप है। नासा ने इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर विकसित किया है। इसे बनाने में 10,000 वैज्ञानिक लगे थे और पूरा $10 अरब का खर्च आया। बनने के बाद
इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसकी चौड़ाई है करीब 21.32 फीट। इसमें एक गोल्डन मिरर लगा हुआ है। ये मिरर बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है। इस समय अंतरिक्ष में जिस जगह पर है वो बिंदु सन अर्थ L2 लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। ये जगह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती पृथ्वी के कक्ष से 15 लाख किलोमीटर दूर है। सन अर्थ सिस्टम वो जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को काट देता है। इस कारण इस सतह पर रखी गई चीजें तुलनात्मक रूप से स्थिर रहती हैं। उन्हें उस जगह पर रखने के लिए ज्यादा एनर्जी या फ्यूल नहीं झोंकना पड़ता। हबल टेलीस्कोप से कैसे अलग है जेम्स वेब? जेम्स वेब ने 30 वर्ष पुराने हबल टेलीस्कोप की जगह ली है। हबल से ये लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके प्रकाश सोखने की क्षमता कहीं अधिक है। इस कारण ये ज्यादा दूर स्थित चीजों को भी देख पाता है और नतीजा हमारे सामने है। पुराने टेलीस्कोप के मुकाबले जेम्स वेब कई मायनों में एडवांस है। ये धूल भरे धुंधले बादलों के बीच भी देख सकता है। हबल ये काम नहीं कर सकता था। इसके अलावा जेम्स वेब में ऐसे कैमरे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए हैं जो इंफ्रारेड लाइट में भी काम कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप से मुख्यतः 4 मकसद पूरा होने की उम्मीद लगाई है। पहला है, इस टेलीस्कोप के जरिए 13.5 अरब वर्ष पहले जाकर ये पता लगाना कि ब्रह्मांड में बने पहले तारे और गैलेक्सी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। दूसरा मकसद है शुरुआत के समय की आकाश गंगाओं की आज की गैलेक्सी से तुलना करना। तीसरा है ये पता करना कि तारे और ग्रहमंडल आखिर बन कहाँ रहे हैं। चौथा और आखिरी मकसद है हमारे सौर मंडल को छोड़कर अन्य सौर ग्रहों पर वातावरण के बारे में पता करना, या यूं कह लीजिए कि हमारे सौर मंडल के इतर दूसरी जगह पर जीवन होने की संभावना तलाशना। ये टेलीस्कोप हमारे अपने सौर मंडल में मौजूद चीजों का भी अध्ययन करेगा। प्रश्न संख्या 16, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करती है? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर, वैक्सीन शरीर को किसी वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये शरीर की इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण यानी आक्रमणकारी वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। अमेरिका के सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि बीमारियों से व्यक्तियों का बचाव करती है। पृष्ठ संख्या 117। सीडीसी का कहना है कि बाजार में लाए जाने से पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच की जाती है। पहले प्रयोगशालाओं में और फिर जानवरों पर इसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ही मनुष्य पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये पारंपरिक प्लेटफॉर्म है जिस पर पहले ही बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में पैथोजन को नॉन पैथोजेनिक बनाने के लिए कमजोर किया जाता है, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी बचा ली जाती है। क्योंकि पूरा वायरस पूर्ण विकसित बीमारी का बन सकता है, इसलिए वायरस को रोग पैदा करने में असमर्थ होने के लिए म्यूटेशन पेश किया जाता है, लेकिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने की क्षमता होती है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और
इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स इसी तरीके से SARS-CoV-2 वैक्सीन विकसित कर रही है। जो पैथोजेंस बहुगुणित नहीं हो सकते वे बीमारी नहीं फैला सकते। ऐसे में फॉर्मलिन जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर वायरस या बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर उन्हें सुरक्षित इम्यूनोजन में बदला जा सकता है। चूंकि निष्क्रिय वायरस या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो हमें एक से ज्यादा डोज की जरूरत होती है और इम्यून प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए अलग पदार्थ की भी जरूरत होती है। इसे एडजुवेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। तापमान की इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों में भी इसी तरह का बदलाव आएगा। सागर के आसपास रहने वाली आबादी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से होने वाली मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में नमी बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में भी इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी कभी इतिहास में नहीं पड़ी। इस वजह से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां होंगी। ग्रीनहाउस गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ी है। वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और तापमान वृद्धि से गहरा संबंध बताया जाता है। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पावर स्टेशन से 21.3%, इंडस्ट्री से 16.8%, यातायात और गाड़ियों से 14%, खेती किसानों के उत्पादों से 12.5%, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से 11.3%, रिहायशी क्षेत्रों से 10.33%, बायोमास जलने से 10%, कचरा जलाने से 3.4%। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के प्रमुख सुझाव: ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, सतत वन प्रबंधन, वनीकरण और पुनर्वनीकरण के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के सिंक और जलाशयों का संवर्धन, सतत कृषि को बढ़ावा देना, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन पृथक्करण पर अनुसंधान और विकास, ग्रीनहाउस उत्सर्जक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन कम करना और हटाना। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कमी का उल्लेख नहीं किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन को सम्मिलित करना। प्रश्न संख्या 18। भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: भारत में तटीय अपरदन
समुद्र की घटनाओं के विभिन्न हाइड्रोडायनेमिक प्रभावी जैसे लहरों, ज्वार, महासागरीय धाराओं, तलछट की कमी और अपस्फीति आदि के कारण समुद्र तट का क्षरण होता है। इस हाइड्रोडायनेमिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप तलछट की काफी गति होती है, जो अंततः तट के आकारिकी में परिवर्तन का कारण बनती है। लहर प्रमुख कारकों में से एक है जो तट के किनारे कटाव और अभिवृद्धि का कारण बनती है। तटीय क्षेत्र में संरचनाओं के अनियोजित निर्माण के कारण भी समुद्र तटों का क्षरण होता है। तट के किनारे कई कारखानों, आवास और पर्यटन की स्थापना के कारण समुद्री संसाधनों का दोहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए तटीय इनलेट्स का भूमि सुधार हुआ है या निर्माण के लिए समुद्र तट की रेत को हटा दिया गया है, जिसने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर दिया है। अनियोजित संरचनाओं के निर्माण के परिणाम स्वरूप आसन्न तट में परिवर्तन हुआ है, जिससे कटाव में वृद्धि हुई है। तटीय सुरक्षा के तरीके। तटीय सुरक्षा विधियों को मोटे तौर पर नरम समाधान और कठोर समाधान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कृत्रिम समुद्र तट पोषण या नरम समाधान। रेत को मौजूदा समुद्र तट में जोड़ना। तटीय कटाव से निपटने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल तरीका अपनाना। ये वनस्पति जीवों को संरक्षित करता है। मनोरंजन के अवसर बाढ़ को नियंत्रित करता है। सुरक्षात्मक संरचनाएं या कठिन समाधान। क समुद्री दीवार खड़ी करना। अपेक्षाकृत विशाल संरचनाएं तटरेखा के समांतर। मलबे का टीला या ऊर्ध्वाधर अखंड संरचनाएं। ख पुनरीक्षण। तटरेखा के समानांतर और इस तरह से ढलान किया गया कि तटरेखा प्रोफाइल के प्राकृतिक ढलान से मेल खा सके। समुद्र की दीवारों के समान लहरों के जुड़ाव के निचले स्तर के संपर्क में। रब्बल माउंड संरचनाएं और बैक स्लोप कवच की सुविधा नहीं है। ग अन्य सुरक्षात्मक संरचनाएं। बल्कहेड मुख्य रूप से भूमि को बनाए रखते हैं। डाइक मुख्य रूप से बाढ़ को रोकते हैं। तलछट चलन को शामिल करते हुए संरचनाएं। ग्रोयंस आमतौर पर एक श्रृंखला में निर्मित तटरेखा के लंबवत लंबे किनारे के बहाव को बाधित या कम करके तलछट को शामिल करता है। पृष्ठ संख्या 118। बी अपतटीय ब्रेक वाटर या अलग सी वॉल आमतौर पर एक श्रृंखला में निर्मित तटरेखा तक पहुंचने से पहले लहरों को तोड़ देता है। ली साइड पर शांत क्षेत्र प्रदान करके तलछट को शामिल करता है। घ कृत्रिम चट्टानें या बैठे समुद्र तट या मिलें। जलमग्न अलग अलग संरचनाएं तटरेखा के समानांतर निर्मित तरंग क्रिया द्वारा लाई गई या मनुष्य द्वारा लाई गई रेत को रोककर रखती है। अन्य तरीके। पहला, कृत्रिम समुद्र तट पोषण और संरचनाओं का संयोजन। 2, हल्की ढलान वाली समुद्री दीवार। 3, समुद्र तट भूजल तालिका या समुद्र तट निर्जलीकरण प्रणाली का नियंत्रण। 4, वनस्पति रोपण। 5वां, जियोसिंथेटिक ट्यूब या बैग का उपयोग। प्रश्न संख्या 19। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व निम्नलिखित हैं: अनुप्रयोगात्मक सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, आपदा बहाली योजना, नेटवर्क सुरक्षा, अंतिम उपयोगकर्ता सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा,
साइबर सुरक्षा व्यक्तियों, उद्यमों और सरकारों के लिए समान रूप से एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। साइबर सुरक्षा चुनौतियां कई रूपों में आती हैं, जैसे रैंसमवेयर, फिशिंग हमले, मैलवेयर हमले और अन्य बहुत कुछ। भारत स्थानीय साइबर हमलों के मामले में वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर है और 2020 की पहली तिमाही में भारत में साइबर हमलों की 22,99,682 घटनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं। सामान्य प्रकार के साइबर हमले निम्नवत प्रकार के हो सकते हैं: 1. रैंसमवेयर हमले, 2. इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमले, 3. क्लाउड हमले, 4. फिशिंग हमले, 5. ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी हमले, 6. सॉफ्टवेयर कमजोरियां, 7. मशीन लर्निंग और कृत्रिम मेधा हमले, 8. BOOD नीतियां, 9. अंदरूनी हमले, 10. पुराना हार्डवेयर। भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति, जो साइबर स्पेस के लिए एक अलग विधायी ढांचा और खतरों, प्रतिक्रियाओं और शिकायतों को दूर करने के लिए एक शीर्ष निकाय के निर्माण का प्रस्ताव करती है, केंद्र सरकार के पास 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा परिकल्पित रणनीति पर पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2021 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक विधायी ढांचे की आवश्यकता पर बल देती है। रणनीति का उद्देश्य एक व्यापक प्रणाली बनाना है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली और निजी दोनों कंपनियों को साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ये एक आवधिक साइबर ऑडिट के लिए एक मंच प्रदान करता है और शीर्ष निकाय द्वारा वार्षिक समीक्षा की सिफारिश करता है। प्रश्न 20. नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर: नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा। नक्सली शब्द 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से आया है। नक्सलियों को वामपंथी, कट्टरपंथी कम्युनिस्ट माना जाता है जो माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा के समर्थक हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन का केंद्र पश्चिम बंगाल में था। बाद के वर्षों में ये CPI-M जैसे भूमिगत समूहों की गतिविधियों के माध्यम से कम विकसित छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैल गया। पिछले 20 वर्षों में नक्सली ज्यादातर विस्थापित आदिवासी और मूल निवासी हैं, जो प्रमुख भारतीय शासन तंत्र और अर्धसैन्य बलों, निगमों और स्थानीय अधिकारियों, जिन्हें वे भ्रष्ट मानते हैं, से शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। इस प्रकार नक्सलवाद एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होने वाला एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा बन गया है। ऑपरेशन समाधान नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की नई रणनीति है। द एक्रोनिम समाधान स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI एंड की रिजल्ट एरियाज KRAs, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। समाधान नाम का अर्थ स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्यवाही योग्य बुद्धिमत्ता, डैशबोर्ड आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
KPI और प्रमुख परिणाम क्षेत्र KRA हार्नेसिंग तकनीक प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना और वित्त पोषण तक कोई पहुंच नहीं है। इस रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने हथियारों के लिए ट्रैकर्स और स्मार्ट गन में बायोमेट्रिक्स के उपयोग का सुझाव दिया है। जिलेटिन स्टिक्स और विस्फोटकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या। माओवादियों के गढ़ में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की प्रत्येक बटालियन के लिए कम से कम एक UAV या मिनी UAV। संचालन के लिए अधिक हेलीकॉप्टर सहायता। आपूर्ति के लिए सुदृढ़ीकरण में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर। उड़ानों के घंटों की संख्या में वृद्धि। अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ संचालन के लिए संयुक्त कार्यदलों का गठन किया जाएगा। बेहतर अंतर्राज्य समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करना। नक्सल क्षेत्र में 400 फोर्टिफाइड पुलिस थाने स्थापित करना। वामपंथी उग्रवाद विशिष्ट योजनाओं की बहाली जैसे कि SRE, SIS, IAP या ACA, CIAT स्कूलों। धन शोधन निवारण अधिनियम की समीक्षा करना ताकि वामपंथी उग्रवाद समूहों के लिए निधि प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। सोलर लाइट, 3G कनेक्टिविटी वाले मोबाइल टावर और रोड रेल कनेक्टिविटी पर फोकस के साथ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ट्रैकिंग। भारतीय सेना या विशेष बल जैसे ग्रेहाउंड नक्सलियों से निपटने के लिए बलों को प्रशिक्षित करने के लिए। बलों को प्रतिक्रियाशील होने के बजाय संचालन के स्वामित्व में अधिक सक्रिय और आक्रामक होना चाहिए। उपर्युक्त उपायों के साथ साथ वामपंथी आतंकवाद प्रभावित जिलों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 119।